हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमन और आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 12 कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये यूनिट नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 होने वाला है, क्योंकि इसके पहले की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का वीडियो है और जो कि आपका DSC 3 है। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो कम्युनलिज्म सुनकर आपके दिमाग में जो है कुछ ना कुछ इमेज ज़रूर आई होगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म जो है आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में कम्युनलिज्म की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की इमेज आ जाती है। हमारे दिमाग में मुस्लिम एंड हिंदू की इमेज आ जाती है। तो वही आज जो है कम्युनलिज्म इन इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। और ऑफ कोर्स ही बात है, इसमें हम बहुत सारे इश्यूज को लेकर आएंगे, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल। हम ब्रिटिश इंडिया की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लेकर आएंगे। हम मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। हम गांधी जी के आइडिया के बारे में बात करेंगे और फिर हम टू नेशन थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और इस चैप्टर की। तो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ाने का आपका मकसद ये है कि आप समझ सको कि कम्युनलिज्म क्या है और कम्युनलिज्म को आप इंडियन पर्सपेक्टिव से समझ सको। आप क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स हो, आपके लिए ज़रूरी है कि आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से कम्युनलिज्म को समझो, ताकि कम्युनलिज्म जो कि आज भी 21st सेंचुरी में भी इंडिया की एक प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व कर सको। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जो है इंडिया में एक तरीके से कम्युनलिज्म को कम्युनलिज्म क्योंकि एक तरीके से सोशल इविल आप कह सकते हो, 21st सेंचुरी का सोशल इविल है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप जो है काम कर सकते हो जब आपको कम्युनलिज्म की रूट्स पता चल जाएगी। देखिए, कम्युनलिज्म की रूट्स कुछ इस तरीके से हैं कि कोई भी कम्युनिटी किसी भी कम्युनिटी को हेट नहीं करती है और ना करती थी। ये जो है कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसीज, कुछ ब्रिटिशर्स के इंटरवेंशंस के कारण और दूसरी सेक्टर्स के कारण जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है कन्फ्रंटेशंस हो गई है। वरना कम्युनलिज्म जैसी चीज़ जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि इंडिया जो थी हमेशा से जो है अलग अलग लोगों का जो है ट्रेडिशन, रेस, कल्चर और फूड हैबिट्स की एक जगह थी, जिसको आप कहते हो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और उसके अलावा एक लैंड था कल्चरल प्लूरलिज्म का और डाइवर्सिटी का। और इसमें आपको दो वर्ल्ड व्यू दिखते हैं, एक ट्रेडिशनल और कंटिन्यूस और एक दिखता है फॉर्मल एंड ऑफिशियल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इतने सारे लोग अलग अलग बिलीव्स के, अलग अलग ट्रेडिशन के, कल्चर के साथ में रहेंगे तो कुछ क्लैशेस तो बनते हैं, ठीक है। लेकिन कम्युनल क्लैशेस जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं हम समझते हैं। तो देखिए, इंडिया में बहुत टाइम से, करीबन करीबन आप देख सकते हो 1400 सालों से, और जब 800 साल जो है मुस्लिम रूल चला आ रहा था, 1200 से लेकर 1757 तक के बेसिकली आप पकड़ सकते हो। तो करीबन करीबन 6 सेंचुरी तक के जो रूल चला था मुस्लिम रूल का एक हिंदू डोमिनेटेड कंट्री पे, तब भी हमें कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। लेकिन आप देखोगे कि ये कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम जो है एक मॉडर्न मॉडर्न वर्ल्ड में हमको देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कम्युनलिज्म जो है ये ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई चीज़ है, क्योंकि बहुत टाइम से लोग जो है साथ में रह रहे थे और कोई अलग अलग रिलीजन को फॉलो करना कोई प्रॉब्लम की जड़ नहीं थी, क्योंकि बहुत टाइम से लोग अलग अलग फेथ में बिलीव करते थे। लेकिन कम्युनलिज्म का जो बर्थ हुआ वो ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हुआ, और उसको हम समझेंगे किस तरीके से। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है। कई कई पर तो आप देखोगे कि जहाँ मेजॉरिटी, जिस प्रिंसली स्टेट में मेजॉरिटी मुस्लिम थे, वहाँ रूलर हिंदू था, ठीक है। आप कश्मीर का केस ले लीजिए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद आप ले लीजिए कि जहाँ पर मेजॉरिटी हिंदू थे वहाँ पर रूलर मुस्लिम थे। ऐसे भी हमको केस देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद पीस और को एग्जिस्टेंस की जो क्वालिटीज़ थी वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, कि कम्युनलिज्म जो है वो बीज के रूप में बढ़ने लग गया और फिर धीरे धीरे स्ट्रांग होते होते वो अपने आप को जो है ट्री के रूप में ढाल चुका था। तो देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल रूल ने बहुत सारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, जैसे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ले लीजिए, जहाँ पर उन्होंने माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के नाम पर उन्होंने जो है कम्युनल वायलेंस और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई करने की कोशिश की।
अब आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है कि 19th सेंचुरी के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारी एसोसिएशन ऐसी बन रही थी, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था आर्य समाज, प्रार्थना समाज और उसके अलावा रामकृष्ण मिशन, ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज तो थोड़ा डिफरेंट फिर भी एक बार के लिए हो जाएगा, उसमें सारे तरीके के रिलीजन के लोगों को एक्सेप्टेड थे। बट ये जितने भी समाज बनते जा रहे थे, एसोसिएशंस बनते जा रही थी, उस टाइम पर ये एसोसिएशंस ऐसी थी जो कि पर्टिकुलरली कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रही थी, ठीक है। और इनफैक्ट कम्युनल रायट्स को भी कहीं कहीं पर जो है प्रमोट किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? क्योंकि लोग जो हैं अपने पावर में आने के लिए, सत्ता में रहने के लिए रिलीजन का जो है यूज़ कर रहे थे। और ये चीज़ आपको आज भी दिखेगी। और इसी चीज़ में जो है आग में जो है घी डालने का काम किसने किया? ब्रिटिशर्स ने किया। अब ब्रिटिशर्स के एक हिस्टोरियन का नाम है जेम्स मिल। तो जेम्स मिल बताते हैं, उन्होंने जो है क्लासिफाई कर दिया इंडिया का जो पीरियड है। तो वो बताते हैं कि इंडिया का जो एंशियंट पीरियड है वो हिंदू एरा है, मेडिवल पीरियड है वो मुस्लिम एरा है। तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन हमने बहुत टाइम तक के एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये इस तरीके का क्लासिफिकेशन करने का उनका मकसद क्या था, वो हम नहीं समझ पाए। जो हम अब समझते हैं कि वो अलग अलग एरा में जो है लोगों को डिवाइड करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि एंशियंट इंडिया में जो है अगर सिर्फ हिंदू थे और बाद में जाके सिर्फ मुस्लिम आ गए, तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम का रूल था तो वहाँ पर हिंदू प्रेजेंट नहीं थे, प्रेजेंट थे। लेकिन इस तरीके का जो डिवीजन है, इससे जो है कहीं ना कहीं जो फीलिंग है, कम्युनल फीलिंग को जो है इंस्टिगेट करने का काम ब्रिटिशर्स ने किया। अब आप देखोगे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो दोनों भी, मुस्लिम एज वेल एज हिंदू, दोनों को जो है उनके खिलाफ, दोनों भी उनके खिलाफ लड़े और दोनों भी उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाते थे। क्योंकि जो ब्रिटेन मतलब ब्रिटिशर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं जो रिलेशन था वो क्रिश्चियनिटी से था। और वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी से जो है इंडियन कल्चर पे, यानी मुस्लिम्स एंड हिंदू पे अटैक करना चाहते थे। उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे वो कहीं ना कहीं जो है अटैक करना चाहते थे। इसलिए दोनों भी ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने स्टडी कर लिया था इंडिया को, और इंडिया को स्टडी करने के बाद उनको समझ में आ गया कि हम अगर डिफरेंट कम्युनिटीज़ को आपस में ही लड़ा देंगे तो फिर वो लोग सब हमारे साथ मिलकर नहीं लड़ सकते। तो इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो ब्रिटिशर्स ने उठाया। उसी के साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये थी कि मैंने आपको अभी बताया कि लोग जो है आज भी जो है आप देखोगे कि रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स खेली जाती है, जो कि अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। तो रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए। लेकिन उस टाइम पे भी आप देखोगे, जैसे कि बिपिन चंद्र बताते हैं कि कम्युनलिज्म को डेवलप करने के पीछे पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। तो उस टाइम पे बताया जाता है कि जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जो है गणेश पूजा करते थे और शिवाजी महोत्सव मनाते थे नेशनलिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए, मतलब राष्ट्रवादी को प्रमोट करने के लिए कहीं ना कहीं वो हिंदुइज्म को प्रोपोगेट कर रहे थे। और यहाँ तक कि प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी, वो मुस्लिम्स को जो बताते थे कि वो आउटसाइडर्स हैं उनकी राइटिंग्स में। तो इस तरीके की कम्युनल चीज़ें जो है उस टाइम पे पैदा होने लग गई थी। और उसी के कारण जो है मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में जो है कम्युनलिज्म का बीज जो है बोया जा रहा था। और ये लीडर्स जो थे वो कहीं ना कहीं, हो सकता है कुछ लीडर्स का इंटेंशन कुछ और हो। जैसे कि जो गांधी जी हैं, गांधी जी मुस्लिम एंड हिंदू यूनिटी की बात करते थे। लेकिन जब आप देखोगे कि जब रैलीज होती थी और जब प्रोटेस्टेशंस होते थे, तो गांधी जी अपने हाथ में गीता लेके जाते थे। तो उनका जो मकसद है, उनका मकसद जो है वो अलग होता है, इंटेंशन अलग होता है। मकसद ये होता है कि मास मोबिलाइजेशन, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी पीपल हिंदू है, तो उनकी फीलिंग्स को अटैच करने के लिए वो जो है गीता को लेके जाते थे। लेकिन बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी थे जिनके इंटेंशंस भी गलत थे और साथ साथ उनका जो एजेंडा था वो भी गलत था। मतलब वो चाहते थे कि मुस्लिम्स एंड हिंदू जो है वो साथ में ना आ पाए, ताकि वो जो है अपना पॉलिटिक्स पे जो है अपना जो है सत्ता बनाए रखे। तो इस तरीके से अलग अलग लीडर्स की जो है उस टाइम पर ग्रोथ हो रही थी। तो कुछ लीडर्स नेशनलिज्म के नाम पर और कुछ लीडर्स जो है कम्युनलिज्म के नाम पर इस तरीके की डिसहार्मनी को जो है पैदा किया करते थे। और देखिए,
यहाँ पर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया जो है एक मल्टीलिंगुअल है, मल्टी एथनिक है और मल्टी रिलीजियस है। मतलब बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे लैंग्वेज है और बहुत सारी एथनिसिटीज़ इंडिया में बिलोंग करती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स देते हैं लोगों को, और इसलिए कहीं ना कहीं वो जो है रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं। जैसे कि आप देखोगे आर्टिकल नंबर 14, उसके बाद आर्टिकल नंबर 25 से 28। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद आज भी आपको देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या कर रही है, रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर खेल रही है। और नीडलेस टू मेंशन एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज आज भी जो है अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रिलीजियस चीज़ों को इंक्लूड करती है ताकि वो मासेस का जो कंसेंट है वो जीत सके। तो यहाँ पर आपको जैसे कि बुक में बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए आप जो है अब एलिजिबल वोटर्स जो है वो टर्न आउट हो जाएंगे। प्रोबेबली आप 18, 19 और सो ऑन एज के होंगे, और ये एक ऐसा टाइम है जब आप जो है एक्टिव हो जाओगे इंडिया के पॉलिटिक्स में। और ये चीज़ें पढ़ाना आपको इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जो है वोटिंग कम्युनलिज्म बेसिस पे ना करें बल्कि डेवलपमेंट बेसिस पे करें। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि आपको जो है मतलब अभी भी जैसे कि आप देखोगे कि इंडिया में अलग से मतलब सेपरेटली हमारा इलेक्शन कमीशन जो है हेडेड होता है, और वो यही एक्टिविटीज़ चेक करता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन के नाम पे तो फेवर नहीं मांग रही है। लेकिन उसके बावजूद इतने सारे चेक्स होने के बावजूद आप देखते हो कि पार्टीज जो है वो प्रोमिसेस करती है, कमिटमेंट्स करती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि द कम्युनल पार्टीज आर यूजिंग द रिलीजियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो टू एक्सट्रैक्ट द कंसेंट ऑफ द मासेस। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कौन सी पार्टी आपके लिए डेवलपमेंट करेगी, ना कि आपको ये देखना है कि कौन सी पार्टी आपके रिलीजन का डेवलपमेंट करेगी। क्योंकि यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स जो है कम्युनल लेवल पे खेली जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और आपके रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अगर किसी पार्टी को नेशनल लेवल पर लेकर आते हो, मतलब आप जो है एक अनसेक्युलर जो है रोल प्ले कर रहे हो। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजन और मतलब रीजनल और नेशनल लेवल दोनों पे खेली जाती है। तो ये चैप्टर को आपको पढ़ाने का मकसद ही यही है कि आपको समझाया जाए कि किस तरीके से आप जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें से कम्युनलिज्म को जो है एरेडिकेट कर सकते हो। क्योंकि इंडिया में रिलीजन के नाम पे जो है लोग जो है वोट करते हैं, और वोट करने के बाद जो है इसी इसी वोट के कारण जो है कम्युनल पॉलिटिक्स पूरे नेशनल लेवल पे शुरू हो जाती है, और इसी के कारण जो है कम्युनलिज्म का जन्म होता है। तो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ की जो है शुरुआत हुई, और फिर हम पढ़ेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में ये होता है कि अलग अलग रूल्स एंड अलग अलग लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं फॉर ट्रीटिंग हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख एज डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो उनको अलग अलग ट्रीट करने के लिए अलग अलग तरीके के लॉज इंट्रोड्यूस होते हैं। और इससे होता ये है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लग जाता है, लोगों को नहीं लगता लेकिन कुछ कम्युनलिस्ट को लगने लग जाता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है, और इनफैक्ट डिफरेंट नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी है। ठीक है, तो ऐसा लगने के कारण वो लोग सोचते हैं कि अगर दोनों में से किसी न किसी एक ही पर्सन का जो है पॉलिटिकल इंटरेस्ट वो पूरा हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो हम आगे समझेंगे। उसके अलावा ब्रिटिशर्स ने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी की थी कि जहाँ पर यूपी और बिहार में जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम बहुत टाइम से साथ में खुशी खुशी रह रहे थे, वहाँ पर उन लोगों ने जो है वहाँ पर उन्होंने उर्दू कोड लैंग्वेज को हिंदी से रिप्लेस कर दिया, और इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ पर उन्होंने एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ भड़काया। और इसके अलावा आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने इसके पहले डिस्कस किया था अबाउट बंगाल, बंगाल का जो पार्टीशन है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो उन्होंने प्रोविंशियलिज्म का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। प्रोविंशियलिज्म क्या होता है, देखिए प्रोविंशियलिज्म मतलब अलग अलग प्रोविंसेस में जो है इंडिया डिवाइडेड था,
और हर प्रोविंसेस में अलग अलग इलेक्शंस होते थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं सेपरेट इलेक्टोरेट का भी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने ये सोचा सिर्फ हिंदू मुस्लिम को नहीं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम विमेन एंग्लो इंडियन और यहाँ तक कि ब्राह्मण को नॉन ब्राह्मण के खिलाफ भड़काने के लिए, लोअर कास्ट को अपर कास्ट के खिलाफ भड़काने के लिए अलग अलग तरीके से उन्होंने सिस्टम निकाले। तो देखिए, भले ही हिंदू एंड मुस्लिम दोनों भी अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो पॉलिटिकल और उनकी जो इकोनॉमिकल नीड्स है वो डिफरेंट है। देखिए, कोई भी इंसान चाहेगा कि डेवलपमेंट हो, कोई भी इंसान चाहेगा एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कोई भी इंसान चाहेगा जस्टिस चाहिए, कोई भी इंसान चाहेगा फेयरनेस चाहिए। तो ये एक सिंपल सी चीज़ होती है कि आप जो है क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ को जो है अटेन करने के लिए स्टेट को आपने बनाया है, ठीक है। स्टेट आपको रिलीजियस चीज़ों के लिए आपने नहीं बनाया है, स्टेट तो सेक्युलर है। आपको जो है स्टेट का काम है डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज आजकल ये गेम खेलती है कि अक्सर जो है बहुत सारे जो है ब्लाइंड फेथ जो है कुछ लोगों को जो है, देखिए एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ कि अक्सर लोग क्या करने लग गए हैं आजकल, एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो लोग है ना स्टिक हो जाते हैं पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से। तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी उनके जो है इंटरेस्ट को जो है अपग्रेड करके रखेगी, अपहोल्ड करके रखेगी। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर्मेशन हुआ था हिंदू महासभा का इन 20th सेंचुरी, आरएसएस का, और आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंस के इतने टाइम बाद भी ऐसी ऑर्थोडॉक्स इंस्टीट्यूशन जो है वो चली आ रही है और लोगों का उसमें फेथ है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है आज भी रिस्पॉन्सिबल है कम्युनलिज्म फैलाने के लिए इंडिया के अंदर। तो ब्रिटिशर्स की जो कम्युनल पॉलिसीज़ थी, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़ थी, वो इस पे बेस्ड थी कि हर एक पर्सन को दूसरे से डिवाइड किया जाए। जैसे कि हिंदूज़ को फेलो हिंदूज़ से जो है डिवाइड किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कल्चर, कास्ट एक्सेट्रा। सिमिलरली मुस्लिम्स को फेलो मुस्लिम से डिवाइड करने का काम और हिंदू और मुस्लिम को आपस में डिवाइड करने का काम भी जो है ब्रिटिशर्स ने किया। और आप देखोगे कि अगर आप कल्चरल एस्पेक्ट की बात करो तो वो बताना चाहते हैं ये स्कूल का ओपन लर्निंग के मटेरियल कि एक बंगाली मुस्लिम और एक बंगाली हिंदू, क्योंकि वो लोग एक ही जगह पे रहते हैं, तो उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनका कल्चर, उनका रैंक, उनका सोशल ग्रुप ज़्यादा सेम होगा एज़ कम्पेयर टू एक अगर पंजाबी मुस्लिम एंड बंगाली मुस्लिम आप ले लो, मतलब दो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जगह से आप लोग ले लो, तो रीजनल वेरिएशन जो है वो कल्चर को इम्पैक्ट करेगा। तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो कल्चरल इम्पैक्ट है उसके बावजूद इतना ज़्यादा उसके बावजूद जो है, जैसे कि आप देखोगे कि बंगाल पार्टीशन जब हो रहा था तब किस तरीके से लोगों ने यूनिटी दिखाई, लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्रिटिशर्स की जो है ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, जिसके कारण जो है हमारा इंडिया जो है वो जो है पार्टीशन हो जाता है इंडिया का आज़ादी के बाद। और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम देखते हैं किस तरीके से उस टाइम पर जो ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से अपना रोल जो है वो प्ले कर रही थी। और यहाँ तक आपको ये भी बताया जाता है किस तरीके से जो है डिफरेंट, पहले भी मुस्लिम रूलर्स रह चुके हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरीके से डिफरेंट हिस्ट्री में आप देखोगे तो स्पेशली आपको इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलता है कि जब मुगल्स भी थे तब भी जो है दोनों दोनों ग्रुप जो है बहुत आसानी से, बहुत जो है इजीली एक दूसरे के साथ रहते थे, एक यूनिटी के साथ रहते थे, ठीक है। और इनफैक्ट जो है बहुत सारे तरीके के जो बेनिफिट्स थे दोनों को मिलते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के अंदर जो है आपको देखने को मिलता है कि इंडियंस के अंदर जो है कम्युनल टेंडेंसी जो है वो पैदा की गई। जैसे कि कर्जन जो है, जो उनके कर्जन जो है वो क्या करते हैं, बंगाल को दो हिस्सों में बांट देते हैं और ऐसा बोलते हैं कि हम ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बेटर एडमिनिस्ट्रेशन और इफेक्टिव गवर्नेंस करनी है। और इसके बावजूद, इसके अलावा जो है वो क्या करते हैं, हिंदू मेजोरिटी को वेस्ट बंगाल बनाते हैं और मुस्लिम मेजोरिटी को ईस्ट बंगाल बनाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि एक तो उन्होंने मॉडल मिंटो रिफॉर्म लेकर आए थे 1909 में, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम शुरू हुआ। तो ऐसी बहुत सारी शुरुआत थी जो कि उनकी तरफ से हुई थी, जो कि कम्युनल चीज़ों को जो है जन्म देती है और जो कम्युनल चीज़ें आज भी जो है चली आ रही है। और कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लेकर आए थे 1919 में, जहाँ पर सिख के लिए भी जो है सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। यहाँ तक आपको पता चलेगा कि 1935 आते आते जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें हर एक पर्सन के लिए, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, हर एक पर्सन के लिए जो है डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि 1857 से किस तरीके से पॉलिटिकल और रिलीजियस मोबिलाइजेशन शुरू हुआ।
तो हमें पता है कि 1857 जो कि हम कहते हैं इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें म्यूटनी हुई थी जो कि हुई थी बाय दी सिपॉइस। और वो जो सिपॉइस थे वहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा वो हिंदूज भी थे, मुस्लिम भी थे, और वहाँ पर आपको एक बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है। क्योंकि जो सिपॉइस होते हैं वो मीरठ से जाते हैं बहादुर शाह जफर के पास, और वो बोलते हैं कि हमें वापस आपका जो है क्या कहते हैं क्राउन जो है वो आप वापस बना दीजिए, और वापस जो है आप कहीं ना कहीं जो है अपनी इंडिया के ऊपर जो है पावर ले लीजिए। तो इस तरीके से हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पर भी आपको यूनिटी देखने को मिलती है। और उस टाइम पर जो है कोई भी तरीके का जो है आपको देखने को मिलता है उन दोनों के बीच में कम्युनल वायलेंस जैसी कोई भी चीज़ नहीं रहती है। और उस टाइम पर जो है एक फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड आपको देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों भी मिलकर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और आपको देखने को मिलता है कि ये ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी के द्वारा ही ऐसा किया गया कि बहुत सारी डिफरेंट तरीके की कम्युनल वायलेंस को जो है पैदा किया गया। अब बात करते हैं कि उस टाइम पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से, जब मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो हिंदूज को कभी भी मुगल रूल जो है फॉरेन नहीं लगा, क्योंकि मुगल जो है उनको कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे जिस तरीके से इंग्लिश इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स जिस तरीके से उनको डिफ्रेंशिएट करते थे। और 1857 का जो रिवॉल्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले कर पाया क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर जो है लड़ाई लड़ते हैं। वो दोनों जो है लड़ते हैं ताकि जो है वो ब्रिटिशर्स को जो है वो हटा सके इस पर्टिकुलर कंट्री से। और दोनों की प्रॉब्लम जो थी कॉमन थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उनको जो है ग्रीस कार्टिजेस यानी जो कार्टिजेस होती है, कारतूस होती है, उनको क्या करना था, पहले उनको जो है दांत से छील कर वो कारतूस को जो है लगाना था। और उनको ऐसी मिथ फैल गई थी कि उसमें काउस एंड पिग के जो है फैट यूज हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये जो है दोनों की फीलिंग्स को जो है हर्ट करता था। इसलिए दोनों ने मिलकर जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है बगावत कर दी। ठीक है। और साथ साथ उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया, और उन्होंने जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है क्या कहते हैं आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक यूनिटी से काम हो रहा है। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम की। लेकिन बाद में जाकर ये यूनिटी जो है ब्रिटिशर्स द्वारा पूरी तरीके से तोड़ दी गई। तो देखिए मौलवी अहमदुल्ला जो है वो रिवॉल्ट करते हैं फरीद फैजाबाद में, और जहाँ पर भी आपको बताया जाता है कि मुस्लिम जहाँ पर भी सक्सीड होते हैं वो पूरा रिस्पेक्ट देते हैं अपने हिंदू ब्रदर्स को, और यहाँ तक कि वो स्लॉटर ऑफ काउस भी नहीं करते हैं बिकॉज एज अ रिस्पेक्ट। तो इस तरीके की जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है दिखाई जा रही थी वो ब्रिटिशर्स को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर इस तरीके की यूनिटी रही तो हम लोग जो है ज़्यादा टाइम रूल नहीं कर पाएंगे, और इसलिए उन्होंने जो है शुरुआत कर दी कम्युनल पॉलिसीज़ की। तो देखिए समझते हैं कि शुरुआत किस कैसे होती है इस सब चीज़ों की। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि 1837 के फैमिन के बाद जो पुअर और हंग्री पीपल थे और जो सर्वेंट्स थे और जो सिपॉइज थे उनको ज़बरदस्ती क्रिश्चियनिटी में बदला जा रहा था। और उस टाइम पर लॉज भी पास हो रहे थे कि सती और इन्फेंटिसाइड जो कि हिंदू सोसाइटी में था जो उसको ख़त्म करने के लिए। तो उस टाइम पर और साथ साथ ये भी किया जा रहा था कि जो मुगल रूलर था बहादुर शाह जफर, तो उनका जो है टाइटल भी उनको नहीं दिया जा रहा था, उनसे टाइटल छीन लिया गया था, और साथ साथ जो है उनकी वाइफ और चिल्ड्रन को पेंशन भी नहीं दी जा रही थी जो कि मुस्लिम्स को अच्छा नहीं लगा। तो अब दोनों को जो है दोनों परेशान थे, और इनफैक्ट दोनों की जो सोल्जर्स की जो सैलरी थी वो कंपैरिजन में एज कम्पेयर टू इंग्लिश सिपॉइज बहुत कम थी, और उनको जो है इन्फीरियरिटी ट्रीट करा जाता था एज कम्पेयर टू यूरोपियन सोल्जर। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं उनकी यूनिटी तो अफेक्ट नहीं हुई, उनकी यूनिटी स्ट्रांग हुई, लेकिन उनकी जो है यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण ये सब थे। तो वही यूनिटी को यूज़ करके उन्होंने 1857 में तो ये जो यूनिटी थी इसको तोड़ने की शुरुआत की गई पार्टीशन ऑफ बंगाल से 1905 से। उन्होंने जो है बोला, क्योंकि बंगाल आपको पता होगा उस टाइम पे न्यू दिल्ली जो था कैपिटल नहीं था इंडिया का, आपको पता होगा कलकत्ता जो है मेन सेंटर था। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं वो बंगाल पूरा का पूरा जो है, जो आज के टाइम में आप देखोगे पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और बांग्लादेश और उसके बाद हमारा जो वेस्ट बंगाल, ये पूरा बंगाल था। तो आप देखोगे कि वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि बंगाल में बहुत ज़्यादा लोगों की यूनिटी थी, मुस्लिम एंड हिंदू की। उसको तोड़ने का काम करना था ब्रिटिशर्स को। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने ये किया कि बंगाल का पार्टीशन कर दिया। आपको मैंने पहले बता दिया था कि ब्रिटिशर्स ने जो है बंगाल का पार्टीशन कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। और उस टाइम पर ना हिंदू चाहते थे ना मुस्लिम चाहते थे कि जो है दोनों भी हिस्सों में डिवाइड हो जाए। और उसके बावजूद फिर भी जो डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी अपनाई गई, जिसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर पॉलिसी भी कहते हैं, ये जो है इसलिए की गई ताकि लोग जो है बढ़ जाए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने ये किया कि ऐसा करने के बाद उनका क्या मकसद था कि देखा जाए तो दोनों लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, हिंदूज ने प्रोटेस्ट किया, मुस्लिम ने प्रोटेस्ट किया कि ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। और लोगों ने राखी बांधी, मैंने आपको बताया था। लोगों ने क्या कहते हैं खाना नहीं पकाया, बहुत सारी जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई उन्होंने। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बोला, कर्जन ने स्पेशली बोला कि हम वापस नहीं ले सकते, अगर हम वापस लेंगे
तो है ना क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं जो है एक ऐसा फोर्स डेवलप हो जाएगा जो हमको भगा देगा कंट्री से, इसलिए। और उसके बाद ये होता है कि लोग जो है क्या कहते हैं फाइनली मान जाते हैं लोगों की बात, और उसके बाद जो है फाइनली जो पार्टीशन है वो हो जाता है 16 अक्टूबर 1905 को अंडर द लीडरशिप ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। और ये जो है बंगाल ईस्टर्न बंगाल में बढ़ जाता है, वेस्टर्न बंगाल में बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया पहले ही, इसमें बिहार का हिस्सा भी आता था, बंगाल का भी आता था, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आसाम, वो सब भी आता था। और आसाम आप इमेजिन कर सकते हैं उस टाइम पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बटा हुआ नहीं था, ठीक है। तो बंगाल का पार्टीशन इस नाम पे किया गया था कि हम तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे भी उनका बहुत ज़्यादा जो है चाली थी। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे बंगाली मुस्लिम्स ने भी जो है वो मना किया इस चीज़ को कि हम है ना जो क्या कहते हैं इस तरीके की चीज़ें नहीं करना चाहते, लेकिन इसके बावजूद ये किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि ये इसलिए किया गया था ताकि जो नेशन का पैट्रियोटिक सेंटिमेंट है उसको डाइल्यूट कर दिया जाए, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये बात आती है कि उस टाइम पर जो है मुस्लिम्स को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही थी बाय कर्जन। कर्जन जो है कहीं ना कहीं बोल रहे थे कि आपको जो है एक अपना खुद का कैपिटल मिल जाएगा जो कि ढाका है, तो ढाका कैपिटल मिल जाएगा, इस तरीके से उनको भड़काने की कोशिश की जा रही थी। भले ही वो लोग भड़क नहीं रहे थे और वो लोग ब्रदरहुड को जो है मेंटेन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है भड़काने की कोशिश की जा रही थी उस टाइम पर। अब हम देखते हैं कि इस टाइम पर जो है रिलीजियस डिसहार्मनी जो पैदा हुई, यही कहीं ना कहीं कारण बनती है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग जो है फॉर्म होती है 1906 में। तो उस टाइम पर मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का फॉर्मेशन होता है। और आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि सावरकर बताते हैं कि हिंदू जो है वो हिंदू का नेशन है इंडिया, और अपनी राइटिंग और स्पीचेस के थ्रू बताते हैं। और वैसे ही जो है अलामा इकबाल जो है बताते हैं कि जो है ना वो एक इमेजिन करते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि वो पोएट थे, वो इस तरीके से बताते हैं। अब माउंटबेटन प्लान इंट्रोड्यूस होता है जिसके अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान को जो है एक कंट्री बना दिया जाता है। और आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के अंदर जो गांधी जी की जो डेथ होती है इन 1948, तो वो जो गांधी जी की डेथ होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। और वो आपको देखने को मिलेगा कम्युनलिज्म का, इतना ज़्यादा कम्युनलिज्म फैल गया था कि एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू नथुराम गॉडसे ने उनको असैसिनेट कर दिया था। और वो जो थे प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर कंडक्ट करवा रहे थे, तो उनको हिंदू ने इसलिए असैसिनेट किया था बिकॉज वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद इंडिया जो है वो अपना वर्ड सेकुलर नहीं रखा पाया। देखिए आप समझिए, उस टाइम पर आपको पता होगा सेकुलर वर्ड बाद में हमारे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रिएम्बल में ऐड हुआ। उस टाइम पर सोशल जो सेक्युलर है वो लोगों ने ऐड नहीं किया, और उनको लगा कि भाई ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि इंडिया जो है सेक्युलर है। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, मैंने आपको इससे पहले बताया कि आज भी लोग क्या करते हैं कि 21st सेंचुरी में आने के बावजूद इंडिया के अंदर और बाकी सारी कंट्रीज के अंदर डाइवर्स पॉपुलेशन होती है, अक्सर जो मेजोरिटी होती है उनको जो है फेवर मिलता है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स होती है वो मेजोरिटी के बेसिस पे चलती है। आपने ये सुना होगा डेमोक्रेसी जो है वो लीड करती है टू मेजोरिटेरियनिज्म। मतलब ये बात आती है कि जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं मेजोरिटेरियनिज्म के फेवर में होती है, आपको देखने को मिलता है। इसका एविडेंट एग्जाम्पल आज भी आप देख लीजिए, 21st सेंचुरी के अंदर जब इलेक्शन आने वाले रहते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रोवर्सी चालू हो जाती है, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आने लग जाते हैं, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को अटैक करने लग जाता है, और ये सब चीज़ें जो है पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टिगेट करवाती है अपनी पॉलिटिकल पावर को जो है इन्फॉर्म करने के लिए, लेजिटिमाइज करने के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है बहुत कॉमन, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल एक अवेयर सिटीजन हो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजन कास्ट के मुद्दे को लेकर जो है अपने एजेंडाज को बनाती है और जीतती है इलेक्शन। तो इस तरीके की चीज़ों से हमें अवेयर रहना चाहिए, इसलिए आपको जो चीज़ें जो है पढ़ाई जा रही है। और ना ही केवल जो है पहले भी, और इंडिया इंडिपेंडेंस के पहले भी नहीं, और आज भी जो है ये चीज़ें चली आ रही है। और कम्युनलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं जो है मल्टीकल्चरलिज्म के लिए खतरा बन चुका है। तो आपने बहुत सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा, जैसे कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि आज के टाइम में जो है कम्युनल ग्रुप्स बन रही है। आपको ज़रूरत है कि कम्युनल ग्रुप्स जो है आप पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म को ना देखें, आप जो है ब्लाइंड फेथ ना रखें किसी पॉलिटिकल पार्टी पे। आपका काम ये है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि आप, अक्सर जो है लोग पॉलिटिकल पार्टीज पे ऐसा विश्वास कर लेते हैं जैसे कि वो अपना रिलीजन पे विश्वास कर रहे हो। पॉलिटिकल पार्टी आपके माइंड के साथ खेलती है, आपको मैनिपुलेट करती है पावर को लेजिटिमाइज करने के लिए। आप जो है पॉलिटिकल पार्टी को एक डेमोक्रेसी में आपके हाथ में है लाना या हटाना, आप उसको जो है कम्युनलिज्म के साथ मत जोड़िए। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ बताई जा रही है कि आज भी जो है आपको देखने को मिलेगा कि कम्युनल फीलिंग की वजह से इंटायर पॉपुलेशन की
इंटायर पॉपुलेशन आज भी जो है अफेक्ट होती है। और साथ साथ हमको देखने को मिलता है कि पूरी तरीके से जो कम्युनल पॉलिटिक्स चलता है इंडिया के अंदर, कहीं ना कहीं पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को जो है अफेक्ट करता है, और कम्युनल पॉलिटिक्स जो है हर जगह फैल चुका है, और ये चीज़ आपको जो है हर जगह देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि गांधीयन आइडिया जो क्या था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। अब देखिए आपको पता चलता है कि रॉलेट सत्याग्रह जब गांधी जी विड्रॉल कर लेते हैं, तो गांधी जी जो है खिलाफत मूवमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें वो हिंदू मुस्लिम को साथ में लाने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो है मुस्लिम लीडर्स जो है उनको कोई डिफरेंस नहीं दिखता, वो जो है आपको मतलब वो जो है इंडियन नेशनलिस्ट के अंदर आना चाहते थे, वो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट बनना चाहते थे, इसलिए गांधी जी ने उनको भी लेजिटिमाइज किया। और इनफैक्ट इस टाइम पे बहुत सारे लीडर्स जो थे गांधी जी को अपोज कर रहे थे कि आप जो है मुस्लिम लीडर्स को मत कंबाइन करो। इस टाइम पर जो है ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा जो है परेशान करके रख दिया था मुस्लिम को, और इसलिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपेन शुरू हुआ 1910 के बाद फिर से शुरू हुआ, क्योंकि आपको पता होगा ये जो टाइम था ये वर्ल्ड वार 1 का टाइम था। वर्ल्ड वार 1 जब हो चुका था, तब जो है कहीं ना कहीं जो खलीफा है उनके ऊपर जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेंशन आ गया था। वो ये टेंशन आ गया था कि जो खलीफा है उनको जो है ओटोमन एम्पायर से हटाने की बात की जा रही थी, जो कि पसंद नहीं था मुस्लिम्स को इन इंडिया, और इसलिए उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाते हैं मुंबई के अंदर मार्च 1919 के अंदर। और 3 डिमांड करते हैं। वो बोलते हैं कि खलीफा का जो है कंट्रोल होना चाहिए मुस्लिम होली प्लेसेस के ऊपर, और उसे जो है वापस अपनी प्री वार टेरिटरीज दे दी जानी चाहिए ताकि वो अपना हेड वापस बन सके। तीसरी चीज़ ये है कि जितने भी अरब नेशन थे जैसे कि अरेबिया, सीरिया, इराक और पैलेस्तीन, वो नॉन मुस्लिम सॉवरेनिटी के अंदर नहीं आना चाहिए। और आपको देखने को मिलता है कि जो खिलाफत मूवमेंट शुरुआत हुई इंडियन मुस्लिम के साथ मिलकर, जो ब्रिटिशर्स ने जो है वो बात मान ली, और फिर जो है ओटोमन सुल्तान की खलीफा थे इस्लाम के, उनको जो है बनने दिया, और उनको जो है हटाया नहीं। तो इसके साथ जो है गांधी जी ने जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्टैब्लिश कर दी थी। और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि मोहम्मद अली या शौकत अली जो है उन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं आइडियल आइडियल ला लिया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। अब ये हम बात करते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो स्वराज के आइडिया से लिंक करना चाहते थे खिलाफत इशू को, इसलिए इशू करना चाहते थे ताकि वो दोनों को जो है मिला सकें। और ये सब लोग जो है मिलकर शुरुआत इसकी कुछ इस तरीके से होती है कि 1 अगस्त को हड़ताल शुरू होती है, और गांधी जी और शौकत अली ब्रदर्स पूरे इंडिया में घूमते हैं और इस एजेंडा को फैलाते हैं, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। इसके साथ साथ जो है तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक की डेथ भी हो जाती है, और इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट हो जाता है। उसके बाद नॉन कॉपरेशन जो है शुरू हो जाता है, और अली ब्रदर्स यानी जो शौकत अली मोहम्मद अली दोनों ब्रदर्स को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा सितंबर 1921 के अंदर। और इससे कहीं न कहीं खिलाफत मूवमेंट को एक झटका लग जाता है। लेकिन गांधी जी जो है इसको चाहते थे यूज़ करना, कि मुस्लिम्स एंड हिंदू दोनों को यूज़ करके जो है वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंस और स्वराज को जो है अटेन किया जाए। लेकिन आपको पता है चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है फरवरी 1922 में, और यहाँ पर जो है ये इसमें ये होता है कि नेशनल वॉलंटियर्स जो होते हैं वो 21 पुलिस ऑफिसर्स को जिंदा जला देते हैं। इसलिए जो है ये पूरे मूवमेंट को जो है गांधी जी खत्म कर देते हैं। अब बात करते हैं टू नेशन थ्योरी की, कि तो कुछ ऐसी चीज़ें होने लग गई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कि कहीं ना कहीं मुस्लिम्स और इस्लाम के लिए खतरा बन रही थी। तो बेसिकली मुस्लिम जो थे इंडिया के अंदर आप देखने को मिलता है कि भक्ति मूवमेंट का लॉन्च होता है, दीन इलाही का लॉन्च होता है, जो कि अकबर द्वारा लॉन्च किया जाता है, लेकिन उनका जो है क्या कहते हैं जो एरेना है वो इस्लाम से हटकर था। और आपको देखने को मिलता है कि कन्वर्जन मूवमेंट शुरू हो जाते हैं क्रिश्चियनिटी में, जो है ब्रिटिशर्स कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और आपको देखने को मिलता है हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो है वो कुछ और मूवमेंट शुरू कर देते हैं, और आरएसएस जैसी जो है ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाती है, जो कि हिंदू मुस्लिम्स को जो है कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इन हिंदुज़म। तो इससे जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे क्लैशेस शुरू हो जाते हैं मुस्लिम्स एंड हिंदू के बीच में। साथ साथ जो है डोमिनेशन था हिंदूज़ का, उसके वजह से जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, और इससे जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है एक तरीके की थ्योरी रखते हैं जिसे हम कहते हैं टू नेशन थ्योरी, जो बताती है कि मुस्लिम को एक अलग नेशन चाहिए। लेकिन एक बात कॉमनली भूल ही जाती है कि जो टू नेशन थ्योरी है वो सारे मुस्लिम द्वारा नहीं जो है एक्सेप्ट की गई थी। इनफैक्ट जितने मुस्लिम्स आज जो है इंडिया में है वो सब जो है वो वही मुस्लिम है जो कि अपोज कर रहे थे इस टू नेशन थ्योरी को, लेकिन क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने उनकी बात नहीं सुनी, और फिर भी जो है उन्होंने अपनी खुद की जो है मुस्लिम लीग के अंदर ये जो है उन्होंने शर्त रख दी। और ऐसा करने के कारण उनका ये भी था क्योंकि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग जो की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, उसको जो है ख़त्म कर दिया जाता है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उनको नहीं दिया जाता, और रिजर्वेशन भी सिर्फ उन्हें उन्हीं रीजन में दिया जाता है जहाँ पर वो एक माइनॉरिटी हो। तो इससे कहीं ना कहीं जो है उनको लगता है कि
ऐसा उनको ऐसा लगता है कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो कहीं न कहीं बायस्ड है हिंदुइज़्म की तरफ, इसलिए वो बोलते हैं कि हमें जो है एक तरीके का सेपरेट नेशन चाहिए क्योंकि मुस्लिम और हिंदू जो है वो साथ में नहीं रह सकते। तो इस तरीके की चीज़ें जो है उस टाइम पे हो रही थी और टू नेशन थ्योरी जो है वो प्रपोज़ हो जाती है, जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट और सेपरेट स्टेट मुस्लिम्स के लिए जो है प्रोड्यूस करने की बात की जाती है। तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो टू नेशन थ्योरी रखी गई थी, इसके 3 कंपोनेंट थे। वो बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों जो है बहुत अजीब अलग कम्युनिटीज़ हैं और दोनों साथ में नहीं रह सकती। आपको मैं ये बात याद दिला दूँ कि सरोजिनी नायडू द्वारा ये बताया गया था। वो जिन्ना को बताते हैं कि वो अनकरप्टेबल मैन है इन द होल ऑफ इंडिया। ठीक है? वो ऐसा बताते हैं। क्यों बताते हैं? देखिए स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी। तो वहाँ पर सरोजिनी नायडू ये बताते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो क्या है, एम्बेसडर है ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर तक उनको कहते हैं। तो देखिए बाद में जाके कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हुए होंगे तब जाकर जो है कहीं न कहीं इस तरीके की थ्योरी जो है प्रपोज़ की गई। वो आपको सोचने वाली बात है। आप सोच सकते हैं कि ऐसे क्या फैक्टर्स हुए होंगे जिसके कारण जो है जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको ऐसा लगा कि हमारी जो रिलीजन है उस पे कहीं न कहीं थ्रेट है। तो ऐसे क्या इन बीच में जो है कैसे क्या चीज़ें ऐसी हो गई जिसके कारण ऐसा लगता है इंडियन मुस्लिम्स को। तो बात करते हैं कि जिन्ना जो है और उसमें भी आपको एक बात ध्यान रखने की है कि पूरे इंडियन मुस्लिम्स और इवन जो मुस्लिम पाकिस्तान में भी है आज के टाइम पे, तो सारे मुस्लिम कभी नहीं चाहते थे कि जो है इंडिया का पार्टीशन हो इंडिया एंड पाकिस्तान में। लेकिन जिन्ना की जो थ्योरी थी वो ये बताती है कि दो अलग अलग रिलीजन है और दोनों का सेपरेट सोशल ऑर्डर है और वो बोलते हैं कि साथ में रहना दोनों के लिए पॉसिबल नहीं है और दोनों की फिलोसफी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, दोनों के आइडियाज़ डिफरेंट है और इसलिए कहीं न कहीं जो है वो बोलते हैं कि दोनों का साथ में रहना जो है नहीं हो पाएगा पॉसिबल। और वो ये बताते हैं कि देखिए टू नेशन थ्योरी में वो एक और चीज़ ये बताते हैं कि दोनों भी नेशन जो रहेंगे, पाकिस्तान और जो इंडिया रहेंगे, वो पीसफुल रहेंगे, दोनों जो है हार्मोनियस रिलेशनशिप रहेगा दोनों में। और वो बताते हैं किस तरीके से कि 1940 के अंदर जो मुस्लिम लीग का सेशन होता है लाहौर के अंदर, वो बताते हैं कि दोनों नेशन आपस में मिलजुल कर प्यार से रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लेकिन इसका मतलब ये है कि दोनों नेशंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन रहेंगे और दोनों डिफरेंट अपने तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम को चलाएंगे। अब देखिए जिन्ना जो है वो बताते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो क्या करने के लिए बनी है, मुस्लिम लीग के लिए बनी है ताकि कहीं ना कहीं आप देखिए उस टाइम पर बहुत सारी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी, उसके काउंटर मूवमेंट में जो है ये मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद ये बताया जाता है कि मुस्लिम इंटरेस्ट जो है, देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि मुस्लिम इंटरेस्ट को नहीं देखा गया इन द कांग्रेस लेड प्रोविंसेस ऑफ 1937 इलेक्शन। तो देखिए उस टाइम पर सबसे पहले इलेक्शन होते हैं 1937 के अंदर। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो हिंदू लीडर्स हैं वो आते हैं आ जाते हैं इन द लीडरशिप। तो वहाँ पर से उनको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो जो है अफेक्ट हो रही है और ना केवल ये बल्कि उनको ये भी देखने को मिलता है कि दोनों हिंदू और मुस्लिम जो है वो साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी जो है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कम्युनल क्लैशेस होने की चांसेस हैं। और इसलिए वो बोलते हैं कि दोनों अलग अलग जो है अलग अलग नेशन है और दोनों अलग अलग नेशन रहेंगे। और वो बोलते हैं कि दोनों जो है अलग अलग नेशन में रहेंगे और दोनों नेशन बहुत ज़्यादा प्यार से रहेंगे, उनका ऐसा इस तरीके का इमेजिनेशन था और वो साथ में फ्रेंडली रिलेशनशिप रखेंगे। अब फाइनली जो है ये मेथड जो है दो नेशन थ्योरी की जो ब्रिटिशर्स द्वारा जो एक्सेप्ट कर ली जाती है 3 जून 1947 में और मानता जाता है कि इंडिया पाकिस्तान दो अलग अलग नेशन रहेंगे और जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस बालूचिस्तान और पंजाब में से 16 डिस्ट्रिक्ट्स, ईस्ट बंगाल, ये सब चीज़ें जो है ये पाकिस्तान बन जाता है। और उस टाइम पे मैंने आपको बताया था बांग्लादेश जो है करंटली बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था। अब वहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश अथॉरिटीज़, ये सब लोगों ने जो है मिलकर कहीं ना कहीं जो है इस टाइम में जो है इंडिया के इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको शेप किया। अब देखिए सबकी अलग अलग फिलोसफी होती है। कोई बताता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके अंदर लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से उनको जो है इस तरीके का कदम उठाना पड़ा। कुछ लोग जो बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि अलग अलग तरीके की जो है फिलोसफीज देते थे। और देखिए उस टाइम पर ये होता है कि 1930 तक के साथ मोहम्मद इकबाल जो है वो लीडर बन जाते हैं मुस्लिम लीग के और वो बताते हैं कि मुस्लिम और हिंदू जो है दोनों अलग अलग है। पहले तो वो बताते हैं मोहम्मद इकबाल, आपको पता होगा, वो बताते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का जो कोटेशन है वो देते हैं। लेकिन उस टाइम पर आपको पता है कुछ तरीके की पॉलिटिक्स में जो चीज़ें हो रही थी उसकी वजह से जो है मजबूर होकर वो जो है बताते हैं कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन के अंदर वो लीडर बनते हैं और बताते हैं कि इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट की ज़रूरत है। वहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है कि आइडिया को कांग्रेस ने मना कर दिया और साथ-साथ वो बताते हैं कि इंडिया का जो है एक ही रहेगी और इंडिया के अंदर डिफरेंट रीजन एक साथ रहेंगे।
देखिए, बहुत सारी चीज़ें होते रहती है, उसके बाद जो है फाइनली ऐसा मान लिया जाता है कि नहीं, अब जो है कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करती बहुत टाइम तक के। 1930 से प्रपोज हो जाता है टू नेशन थ्योरी, लेकिन धीरे 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 1940 तक 1946 तक आ जाता है, जब तक ये प्रपोज नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती है कांग्रेस। लेकिन फाइनली ब्रिटिशर्स जो है वो 1946 में रियलाइज़ करते हैं कि अब उन्हें जो है इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो है इंडिया को प्रॉमिस भी किया था। क्योंकि आपको देखने को पता चलता है 1939 से 1945 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, उसके अंदर जो है आपको पता चलता है कि ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अगर इंडियन सोल्जर्स पार्टिसिपेट करेंगे तो वो उनको आज़ाद कर देंगे। तो इसलिए वो बोलते हैं कि अब हमें जो है कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी पावर। और इसलिए वो चाहते थे कि अब एक तरीके का, अब उसमें जो है बेसिकली दो तरीके के व्यूज़ थे उनके सामने, एक थे कांग्रेस का व्यू, एक मुस्लिम लीग का व्यू। ठीक है। और कांग्रेस चाहते थे कि एक यूनाइटेड नेशन बने। तो इस तरीके से जो है दोनों के व्यूज़ के बीच में ब्रिटिशर्स ने जो है फैसला लिया कि अब जो है दो तरीके के वो बनेंगे, दो तरीके के जो है हमारे क्या बनेंगे, दो तरीके के हमारे जो है स्टेट बनेंगे। ये फैसला जो है फाइनली ब्रिटिशर्स लेते हैं। तो वहाँ पर आपको शुरुआत करने को देखने को मिलता है कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर जब बनता है, जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए, तो वहाँ पर जो है एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बिठाई जाती है सितंबर 1946 के अंदर। ठीक है। लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही मेंबर्स होते हैं, मुस्लिम लीग के मेंबर्स नहीं होते, क्योंकि मुस्लिम लीग उस टाइम तक सोच चुके थे, क्योंकि उस टाइम तक के बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने सोच दिया था कि अब जो है हमें एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान चाहिए। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना जो है एक डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद ही देखने को मिलता है हमें कि कलकत्ता और बहुत सारे रीजन्स को हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है आपको हिंदू मुस्लिम वायलेंस देखने को मिलती है, और कम्युनल एजिटेशन जो है वो बढ़ता ही चल जाता है। तो फाइनली 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान अनाउंस होता है। वो बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है पावर दो नेशन में जाएगी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। और वो इसलिए बताते हैं कि हमें जो है कहीं न कहीं, अगर हमें जो है क्या कहते हैं कंट्री छोड़कर जाना है, ज़्यादा वायलेंस ना हो, इसलिए वो 15 अगस्त की जो है डेट फिक्स करते हैं इंडिपेंडेंस की। तो हम आ चुके हैं कंक्लूजन वाले पार्ट पे। तो हमें समझना है कि जो इंडिया का कम्युनलिज्म है वो कहीं ना कहीं आज भी चल रहा आ रहा है, पॉलिटिकल सोशल सेंट्रिक वे में चला आ रहा है। और ये जो इसकी जो बोलते हैं ना, जितनी इसकी जो रूट्स है वो अभी भी हमें जो समाज में है वो बच गई है। और जैसे कि पार्टीशन होने के बाद, पाकिस्तान क्रिएट होने के बावजूद, वहाँ पे इंडिया के अंदर भी आप देखोगे मुस्लिम्स है, और इंडिया के अंदर भी मुस्लिम्स रह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल अफेयर्स में जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो कम्युनल वायलेंस का प्रोपेगेंडा करती है, ताकि जो है वो जीत सके इलेक्शंस को। और इसलिए आपको जो है ये सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि आपको जो है ज़रूरत है कि आप जो है जब भी कभी भी कम्युनल पार्टीज़, कम्युनल फीलिंग्स का यूज़ किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, तो आप जो है जाग जाएँ और आप समझिए कि जो है आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, बल्कि आपको वोट करना है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। और आपको जो वोट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्लूरल एथिक्स के बेसिस पे आपको वोट करना है, ना कि कम्युनल एजेंडास के बेसिस पे वोट करना है। आज भी आपको देखने को मिलेगा कि जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं, बहुत कॉमन सा फिनोमेना है, मंदिर बना दिए जाते हैं और आपको पता चल जाता है, आप सोचते हो चलो मंदिर बनाए जा रहे हैं मतलब इलेक्शन आने वाले हैं। तो इतनी ज़्यादा कॉमन चीज़ होने के बावजूद हमें जो है क्या कहते हैं, जागने की ज़रूरत है कि हम जो है हारमनी ला सकें, ना केवल पॉलिटिक्स में बल्कि सोसाइटी में, और टॉलरेंस की पॉलिसी भी जो है हम ला सकें। इसके अलावा हमको ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं न कहीं जो है इस तरीके की ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना हमारा काम है। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि जो कम्युनल वायलेंस और कम्युनलिज्म जो पार्टीज़ यूज़ कर रही है, उसको भी जो है हम आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत है। और हमें ये करने की ज़रूरत है, हम क्या करते हैं कि जो पार्टी कम्युनल व जो जिस जिस पर्टिकुलर रिलीजन में बायस होती है, हम वो रिलीजन उसको ही वोट करते जाता है। बल्कि हमको ज़रूरत ये है कि क्रिटिकली इसको एनालाइज़ किया जाए कि वो पार्टी जो है सही में क्या डेवलपमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस चीज़ को जो है देखा नहीं जाता, बल्कि जो है कम्युनल चीज़ों को देख के जो है वोटिंग आजकल हो रही है। तो वो चीज़ें हमको सिखाने की ज़रूरत है, और इसलिए जो है हमको ये चैप्टर दिया गया है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नई शुरुआत करेंगे। और तब तक के बाय एंड हैप्पी लर्निंग।